आज का जो हमारा टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 ऑफ क्लास +2 ये बेसिकली हमें इंट्रोड्यूस करवाता है अबाउट द टू सेल्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अनदर इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन सेल्स को समझने से पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन समझिए। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deal with interconversions of electrical energy and chemical energy produced during the chemical reactions। So कुछ reactions spontaneous होंगे, उन spontaneous reactions की वजह से chemical energy produce होगी और उस chemical energy को use करेंगे to produce the electrical energy। और कुछ ऐसे reactions होंगे जो कि non spontaneous होंगे, उन non spontaneous reaction को हम energy provide करेंगे in the form of electrical energy, जिसकी वजह से chemical reaction होगा और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी केमिकल एनर्जी। तो ये कंसेप्ट स्टडी करने से पहले आप लोग एक वर्ड जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर बड़ा पॉपुलर है उसको समझ लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन। बिकॉज जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे टू प्रोड्यूस द केमिकल एनर्जी उनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। तो आप सब जानते हैं ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चलता है, ये क्लास +1 के अंदर आपने डिटेल में स्टडी किया था, तो वहां से आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। पर शॉर्ट में मैं अभी बताना चाहूंगा। सपोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझें तो आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। ऑन द अदर हैंड रिडक्शन रिएक्शन वो होगा जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। यानी कि हम ये कहें कि रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा इसकी दो और डेफिनेशन है जो आपने स्टडी की हुई हैं। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि O से ऑक्सीडेशन, O से ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आप उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको आप रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इसके अलावा अगला जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे। तो आप जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन द रिएक्शन, ये हमेशा उल्टा काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल जो हमने डेफिनेशन या नॉर्मल जो हमने मैथ या इंग्लिश पढ़ी होती है। मतलब इसका एग्जांपल यहां समझाता हूं। देखिए सपोज सोडियम है, सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक जनरल छोटी क्लासेस में 10th लेवल पे ये समझाया जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन हम तो लॉस में जनरली नेगेटिव समझते हैं, कोई चीज माइनस हुई है लेकिन चार्ज पॉजिटिव आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में चार्ज उल्टा हो गया। सिमिलरली सपोज किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो गेन करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा। रीजन आप सब जानते हैं, ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो अब रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, कोई चीज कम हो जाना, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में ये उल्टा चलेगा जैसा हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। सो रिडक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। एंड देयर इज वन मोर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये भी आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर से एक गिवन एटम को छोड़ के बाकी सब एटम्स को रिमूव कर दिया जाए तो जो चार्ज आपके उस गिवन एटम के ऊपर आएगा उसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हो। क्या कहते हो? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसके कुछ एग्जांपल हम करेंगे भी। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपको सबको पता है
सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, जब आयन फॉर्म्स में अवेलेबल आया तो वो +1। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तब वो होगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका रिवर्स यानी कि उल्टा चलेगा रिडक्शन में, सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। देखिए क्लोरीन 0, एलिमेंटल फॉर्म में क्लोरीन 0, यहाँ पे -1 आ गया तो डिक्रीज हो गया। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन रिएक्शन। तो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर आपको यह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जब भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी या केमिकल एनर्जी आप केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस करवाओगे तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, और जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे दे आर अकम्पन्ड बाय द रिडॉक्स रिएक्शन। आइए अब दोबारा से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चलते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। इसके अंदर हमने स्टडी करने होते हैं 2 तरह के सेल, आप पहले इनको भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं, वोल्टिक सेल ये इसी के नाम है। इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जो है वो है डेनियल सेल, जो कि आज हम स्टडी करेंगे, डेनियल सेल। दूसरे टाइप का सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम यहाँ पे ये समझें कि वर्ड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल्स मीन्स केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी। तो ऐसा सेल या ऐसा डिवाइस जिसके अंदर केमिकल एनर्जी जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर ऐसा होगा, वो डिवाइस जिसके अंदर केमिकल एनर्जी जो कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगी, और वो केमिकल एनर्जी हम यूज करेंगे टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगेन उन रिएक्शंस के लिए यूज होता है, या वो डिवाइस है जिसके अंदर उल्टा यानी कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है उनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे फ्रॉम द आउटर सोर्स, और वो केमिकल रिएक्शंस करेंगे जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो। इनको कहां और कैसे यूज करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप सब इस चीज के ऊपर ही ध्यान देंगे, जब ये समझ जाएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो फर्दर इसको समझने के लिए इनिशियली एक एक्सपेरिमेंट किया गया इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक जिंक की रॉड को प्लेस किया गया। जब जिंक की रॉड को सपोज आपने क्या किया, एक बिकर लिया, उस बिकर के अंदर आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो आप सब जानते हैं कैसा होता है, ब्लू कलर का, लगभग ब्लू कलर का, ठीक है। तो इसके अंदर आपने एक जिंक की रॉड डाली, जिंक की रॉड को प्लेस किया इनसाइड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और एक डाल लिया आपने थर्मामीटर टू चेक एनी रेज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो कुछ देर के बाद जब ये आपने डिप किया तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने फाइंड की। उस ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जिंक लूजेज इट्स वेट, जिंक ने अपना कुछ वेट लूज करना शुरू कर दिया। सेकंड, द ब्लू कलर of copper sulfate
द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट स्टार्ट्स फेडिंग या फेड्स, वो धीरे धीरे करके कलरलेस होना शुरू हो गया, फेड होना शुरू हो गया। तीसरा, रेड प्रेसिपिटेट्स आर फाउंड इन द सॉल्यूशन के अंदर आपको कुछ रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स मिले। और साथ ही साथ में आपने देखा देयर इज राइज इन टेम्परेचर। कैसे पता लगा? सर जी थर्मामीटर लगाया था, इसके अंदर रीडिंग देखी गई है, देयर इज राइज इन टेम्परेचर। अब ये सब चीजें जब देखी गई तो सपोज किया गया कि क्या क्या हुआ होगा। आपको हर बारी बताया जाता है पहले केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद मैकेनिज्म सपोज किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा? तो जिंक ने एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यानी कि यहां पे शायद, अभी शायद तो नहीं है तो पक्का, कि यहां पे इसकी जिंक की ऑक्सीडेशन हुई होगी। ठीक है। अच्छा, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड हो गया, यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो अल्टीमेटली डिसोशिएट हुआ होगा टू फॉर्म कॉपर आयन और सल्फेट आयन। तो भैया सोल्यूशन टूट गया तो कलर भी फेड होना शुरू हो गया। कारण क्या था? क्योंकि ये जो 2 कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर मेटल बना रहे थे। और आपको पता है कॉपर का कलर कैसा होता है, तांबे का कलर कैसा होता है जी? रेडिश ब्राउन। तो यहां से ये 3 बातें एज्यूम हो गई। उसके बाद इस रिएक्शन के दौरान देयर मस्ट बी अ रिलीज इन एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो यानी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। यानी कि क्या हुआ सर? हीट एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज हो गया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, है ना पुत्र? ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन अब हुआ क्या कि जब ये रिएक्शन आपने देखा तो आपको ये तो पता लग गया कि इस मैकेनिज्म में या इस सेल के अंदर, इस अपरेटस के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से एक तरह की एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, और वो केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वेस्ट जा रही है। तो साइंटिस्टों ने उस टाइम पे अगेन इसके ऊपर दिमाग लगाया कि क्या हम इस हीट एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब वहां पे इन्वेंट हुआ आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेसिकली एक डिवाइस या एक अपरेटस ऐसा तैयार किया गया जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो सिर्फ हीट एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस होकर वेस्ट ना हो, तो वो हम प्रोड्यूस करें या उसकी मदद से हम प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, दे आर द नेम ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल और ऑपरेटर्स। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल डेनियल सेल है, जिसको जिंक और कॉपर सेल भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे सेल्स अवेलेबल हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन डिटेल हम इसकी स्टडी करेंगे और इसके कंसेप्ट से ही हम बाकी सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के कंसेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 सेपरेट अपरेटर्स लिए या बिकर कह लो, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कह लो। और पुत्र जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको 2 मिनट के लिए भी सारा कुछ भूल जाना। ठीक है जी। एक कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने सपोज जिंक सल्फेट एक्वस सोल्यूशन डाला, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और इसके अंदर इसी की जिंक की ही रॉड को आपने डिप कर दिया, ठीक है जी। ऑन द अदर साइड, यानी कि एक और आपने बीकर लिया और उस बीकर के अंदर अब आपने सेपरेट बीकर के अंदर सेपरेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला।
ठीक है जी, यहाँ पे डाल दिया आपने 1 मोलर सपोज कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, ठीक है बता। और इसके अंदर आप डिप करने वाले हो कॉपर की ही रॉड, कॉपर रॉड। सबसे पहले जो सोल्यूशन डलता है आपको पता होगा, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसकी मदद से ही करंट कंडक्ट होगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं और जो केमिकल कंडक्टर होते हैं इनमें फर्क होता है। मेटेलिक कंडक्टर जो हैं उनके अंदर जो करंट को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन केमिकल कंडक्टर्स के अंदर यानी कि केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे आर आयंस, दे आर आयंस। अब हम क्या करेंगे पुत्र, अब हम इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे और बीच में लगाएंगे कोई वोल्टमीटर जो कि हमें बताएगा कि करंट प्रोड्यूस होना भी है या नहीं। अब यहां पे क्या होगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक के बीच में आपको पता है जिंक ने क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा पीछे रिएक्शन में किया उसी का उठाया ना इन्होंने। तो जिंक ने, यहां लिखे हम, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो यहां पे क्या हो गई जी, जिंक की ऑक्सीडेशन, यहां लिख दो नीचे ऑक्सीडेशन, ठीक है बता। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे इन द रॉड, इन द रॉड। और ये कौन है आपका इलेक्ट्रोड यानी कि सॉलिड मेटल, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। अब रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आने लग गया सर, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाले रोड को इस केस के अंदर नाम दिया गया एनोड। क्या नाम दिया गया, एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, पहले ये समझिएगा। जिस वजह से इस हाफ सेल को सबसे पहले हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है पुत्र। अब जब ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये इस हाफ सेल के अंदर एक तो ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरा उसको आपने एनोड कहा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिसोशिएट होगा टू गिव अस copper 2 positive ion and sulfate ion. Now these copper 2 positive ion from the solution, these copper 2 positive ion from the solution will start moving towards the copper electrode. क्यों सर, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं they will start traveling from anode to this electrode, जो कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होने की वजह से, क्योंकि ये चला जाएगा अगेन रॉड के ऊपर, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ऑन रोड, तो इसके ऊपर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा पुत्र। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे आपके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, रिजल्टिंग टू फॉर्म अ कॉपर मेटल। तो सर यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन। क्या हो रहा है पुत्र, रिडक्शन। ठीक है जी, ये लेफ्ट साइड पे रखा है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि सर ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड पे हुआ है। यहाँ नीचे 2 मिनट के लिए मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, ठीक है। और आपने उस इलेक्ट्रोड को क्या नाम दिया, एनोड। क्या नाम दिया, एनोड, ठीक है। और हाफ सेल, क्योंकि ये पूरा सेल है, इसका हाफ सेल है, तो इस पार्ट को आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हो, लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हो, या एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। ऑन द अदर हैंड यहां पे रिडक्शन हुई जी, तो इसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोले 2 मिनट के लिए। इसको राइट साइड पे हुआ है तो राइट हाफ सेल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं, कैथोड हाफ सेल। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए पुत्र। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कॉपर की रॉड ली थी आपने, ये कैथोड है जिसको आपने नाम दे दिया। एनोड टू कैथोड जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे तो करंट किस डायरेक्शन में ट्रेवल होगा सर, कैथोड टू एनोड कह लो, करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट
As you all know, the current flows in opposite direction to the electrons. तो आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी बता सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि करंट फ्लो करता है किस डायरेक्शन में, कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड, या इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो। इस कंसेप्ट को याद करने के लिए आप याद कीजिए लोन, LOAN, लोन। लोन मीन्स L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। हम ये कहेंगे इस फॉर्मूला से कि लेफ्ट साइड पे जो सेल रखा है, सेल का पार्ट जो रखा है, लेफ्ट साइड वाला जो सेल है उसमें ऑक्सीडेशन होनी है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको आप क्या नाम दोगे, एनोड। लोन याद कर लो, ठीक है पुत्र, लोन। सो यही नाम एक और इसका ऐड हो जाता है, इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की वजह से नेगेटिव हाफ सेल, सॉरी, इधर वाले को फिर सर पॉजिटिव हाफ सेल बोल दो, पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है जी, मजा आया। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई, यहां से जिंक टूटा, सॉरी यहां से रॉड में से जिंक टूटा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने इलेक्ट्रोड को दे दिए, कोई बात। लेकिन धीरे धीरे करके जिंक लॉस होना शुरू हुआ, यानी कि उसका वेट कम होना शुरू होगा, वेट कम होना शुरू हो जाएगा, और सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब धीरे धीरे करके इतने ज्यादा जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट हो जाएंगे अराउंड द इलेक्ट्रोड कि भैया वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सेम इधर भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब कॉपर सल्फेट में थे, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके अराउंड द कॉपर इलेक्ट्रोड एक्यूमुलेट हो रहा है। यहीं से फैराडे के लॉ बनेंगे पुत्र, ये पॉइंट ध्यान में रखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है जी। कॉपर इलेक्ट्रोड का यानी कि मास बढ़ना शुरू हो गया और जिंक इलेक्ट्रोड का मास धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन में क्या हुआ, सोल्यूशन के अंदर सर जी नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन इंक्रीज हो गए। इनिशियली 1 मोल दोनों के थे, जिंक सल्फेट यहाँ पे न्यूट्रल था, जिंक अपना न्यूट्रल था, सारे कुछ न्यूट्रल थे, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज इन द सोल्यूशन बढ़ गया, जिसकी वजह से ये भैया पॉजिटिव चार्ज को जाने नहीं देंगे, या ये कह लीजिए जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे ये उनको रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू ऐड सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं।